हमारे राजस्थान की धरती के लाल हैं वो, इनके नाम में ही प्रकाश है और करते पूरे जग को प्रकाशित है। खाटू श्याम जी के परम भक्त है ये, आज वो हम सबके बीच हैं। इनका नाम है आईपीएस राहुल प्रकाश जी, महानिदेशक जयपुर रेंज। तो आज इनसे हम क्राइम को लेके कुछ खास बात करने जा रहे हैं। राहुल जी, जिनके बारे में अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने, सुनने और समझने को मिलेगा। जब मैंने इनको पहली बार सोशल मीडिया पे सुना तो बेहद भावुक, समझदार, संवेदनशील। बीइंग आईपीएस ऑफिसर मैंने देखा कि इतनी सारी सामाजिक चीज़ों के साथ ये चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर के तौर पे बखूबी निभाने के साथ सामाजिक चीज़ों से भी किस हद तक ये जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डायरीज बाय वर्तिका में श्री राहुल प्रकाश जी का। जी नमस्कार। राहुल प्रकाश जी, डायरीज बाय वर्तिका में हमारे फर्स्ट इंडिया के न्यूज़ रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और वाकई में ये बात मैंने बहुत दिल से बोली है कि बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि एक पॉडकास्ट करने का अवसर मुझे आपके साथ प्राप्त हो। इसलिए नहीं कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, बल्कि इसलिए कि जब से मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा, आपसे 2-3 बार बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि आपसे समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज कुछ समझ हम भी हासिल करेंगे। और आपके वैसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, क्योंकि पुलिस का एक काम नहीं होता है जी। और आप सामाजिक तौर पे भी बहुत चीज़ों से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कहीं मैंने देखा कि आपने अपना फ़ोन नंबर तक पब्लिकली सबको दे दिया था, और शायद वो इसी तौर पे दिया कि ताकि हर व्यक्ति पर्सनली आपसे जुड़ सके। तो आपको ऐसा करते समय एकदम से ऐसा लगा नहीं कि मैं कितना परेशान हो सकता हूँ? नहीं, लोगों की पुलिस तक पहुंच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस जो है वो एक इमरजेंसी सर्विस है ना जी। जब आप बहुत डायर नीड में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और जीवन और मरण का प्रश्न होता है, तो आप पुलिस को कॉल करते हैं। उस दशा में नो डाउट कंट्रोल रूम काम कर रहा है, 100 नंबर हमेशा काम करता है, 112 नंबर भी काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो हमारा ऑफिशियल नंबर होता है आईजी का, एसपी का भी ऑफिशियल होता है, एसएचओ, सबके ऑफिशियल नंबर होते हैं, उनको ज़रूर पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए, जिससे कोई भी अगर कॉल करे तो संबंधित ऑफिसर, और बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं व्यस्त होते हैं, तो हमारे जो पीआरओ होते हैं, जो हमारे असिस्टेंट होते हैं, वो उनको जरूर पिक करते हैं। तो जो इशू है वो पुलिस तक पहुंच जाता है। तो ये उसका पर्पस था। और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऑफिसर्स अपने नंबर पब्लिक में देते हैं जो उनका ऑफिशियल नंबर है। सर, अगर हम बात शुरुआत करते हैं तो घर में रहने वाली आम महिलाओं से। अक्सर घर में जो महिलाएं रह रही होती हैं, और मैंने देखा है कि जो वेंडर्स आते हैं, फेरी वाले आते हैं, या कोई भी चीज़ बेचने वाला, सामान वाला आ गया, तो वो उनको एंटरटेन करती हैं। जैसे बिठा लेंगी, 4 औरतें आ जाएंगी, या एक अकेली महिलाएं होती तो शॉल देखना शुरू कर दिया, कोई भी चीज़ आई वो देखना शुरू कर दिया। तो किस हद तक आप ये मानते हैं कि ये चीज़ सेफ है, और किस हद तक क्राइम इस बहाने घर के सीधा अंदर पहुंच जाता है? जो अपराधी होते हैं वो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे मौका है हमारे लिए क्राइम करने का, कहाँ पे मौका है हमारे लिए एंट्री करने का। अब मान लीजिए, ये तो दिन की बात होगी, रात में अगर कोई चोर है, थीफ है, नकबजन है, वो घर में घुसने के लिए सुबह अगर आप देखेंगे तो रेकी करता है, इलाके मोहल्ले में घूमता है। वो देखेगा कहाँ पे ताला बंद है या किसकी खिड़की कमजोर है। तो जो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो अपराध करते हैं। तो नो डाउट जो अपराधी हैं वो देखते हैं कि महिलाएं बहुत फ्रिक्वेंटली फेरी वालों से बात करती हैं, कोई साड़ी बेचने आ रहा है उससे बात करती हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दिखता है जो उसमें अपराधी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या जो महिलाएं हैं वो अपना जो नॉर्मल जीने का तरीका है उसको छोड़ दें? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा। मेरा ये मानना है कि हम लोग एक कोई बंद जगह पे नहीं रह रहे हैं कि हम बाहर निकलना छोड़ दें, रात को घूमना छोड़ दें। होता है ना कि आप सुरक्षा के लिए कहते हो कि नहीं आप इतने से इतने बजे तक ही निकलो। मतलब तब है हमारा पुलिस के होने का जबकि लोग अपने नॉर्मल लाइफ को जिए और उसके बाद भी सुरक्षित रहे। तो उस सुरक्षा के लिए आप महिलाओं को, जो कि घर में आम महिलाएं हैं, जिस वक्त आपको देख भी रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम नॉर्मल लाइफ भी जिए, जैसा कि आपने कहा, और सुरक्षित भी रहें? तो मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूँ कि लोगों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा करके हम लोग उनको बोले कि आप सुरक्षित रहो। हम कहे सब लोग घर में बंद रहो, किसी घर में चोरी नहीं होगी। ये कोई बात नहीं हुई है ना। अब महिलाएं जो कि अकेली मान लीजिए दिन में घर में रहती हैं, तो कुछ अवेयरनेस का उसमें बिंदु ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि दरवाज़ा खोलने के पहले एक बार हम देख लें कौन है। उसके अलावा उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो
दरवाज़ा है या जो जगह है वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, उसमें सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए होने चाहिए, जिससे कि वो लोग, कोई भी अगर वहाँ पे आता है और कोई अगर ईश्वर न करे गलत इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, पता चल जाए, पकड़ा जाए और दोबारा उस तरह का अपराध नहीं कर सके। तो जहाँ एक और महिला को सजग सचेत रहने की ज़रूरत तो है ही, सभी लोग रहे, महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी, बच्चे भी, सबको सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ में जो सार्वजनिक स्थानों पे होने वाले अपराध हैं वो इस प्रकार से कवर्ड हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, पुलिस की गश्त हो, पड़ोसियों को पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो कि पहले अगर आप देखेंगे तो समाज में ये चीजें थी, कितना महिला एक साथ बैठती थी, अभी तो क्या हो रहा है, सब इंडिविजुअल हो गई है। जी जी जी। तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। हाँ सर, अभी जैसे आपने बात करी सीसीटीवी कैमरेज की, तो कैमरेज के लिए पुलिस भी बहुत ज्यादा अभियान चला रही है हर जगह पे कि गली में रहे, घरों में कैमरे रहे। लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया कि अगर पहली बात तो घरों में कैमराज नहीं है, मतलब हम खर्चा कर लेते हैं बहुत महंगी महंगी साड़ीज पे, ज्वेलरी पे, गोल्ड पे, है ना, वो सब घर में ले आएंगे, लेकिन जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कह दी जाए तो वहां पे वो एक बार के लिए उसको सेकंड थॉट देते हैं। तो आप, और जहाँ है वहां पे वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, तो उस सिलसिले में आप एक मैसेज दीजिए कि आपके थ्रू कि वो कितना जरूरी है। मैं दोनों बातों को जोड़ के खत्म करूंगा इस टॉपिक को। तो पहली बात हम कह रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित कैसे रहें। तो एक तो उनका अवेयरनेस का लेवल है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरे भी घर पे लगा करके रखें, आपस में पता हो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उसके साथ बहुत जरूरी है पूरे सिटी में जो वेरिफिकेशन का सिस्टम है। अच्छा। पुलिस ने बार बार मीडिया के माध्यम से, आदेशों के माध्यम से कहा है कि अगर कोई आपके सराय में, होटल में आकर के रुकता है तो उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है जी। उसका एक ऐप दे रखा है पुलिस ने, उस पर अपलोड करना जरूरी है, उसकी आइडेंटिटी लेनी जरूरी है। तो जब हम सबको वेरीफाई करके रखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन हमारे शहर में रुक रहा है, चाहे वो कुछ दिन के लिए क्यों नहीं आ रहा है, और उसका अगर डेटाबेस हमारे पास हो, तो एक तो अपराधी अपनी पहचान छुपी हुई नहीं है ये सोच के अपराध नहीं करेगा। अगर उसको लगता है मेरी पहचान छुपी है तो जनरली अपराध करता है। अगर उसको पता है कि नहीं, मेरी तो आधार कार्ड ही ले चुके हैं होटल में और कल को मैं कोई अपराध करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा जो आप कह रही है कि हम बहुत सारी चीजों पे खर्च करते हैं, तो हमें सुरक्षा पे भी खर्च करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जितने भी अपराध अगर आप देखेंगे खुल रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सीसीटीवी कैमरा का है। पुलिस को कितनी हेल्प मिल जाती है, बहुत हेल्प मिलती है। केस आई थिंक सर आपने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े होंगे? ज्यादातर मैडम, ज्यादातर, है ना। तो जरूर इसके ऊपर अपना एक आप बजट का हिस्सा खर्च करें कि आपका जो घर का बाहर का पार्ट हो वो सीसीटीवी से कवर्ड हो, और वो आप में सुरक्षा का भाव देगा। जब आपके बच्चे घर में अकेले होंगे, वाइफ घर में अकेले होंगी, तो भी आपको सुरक्षा का भाव देगा। जब आप सो रहे होंगे तो भी सुरक्षा का भाव देगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम इस तरीके की किसी उसमें फंस गए, सपोज मैं कैब में हूँ, मुझे कुछ चीजें लग रही हैं सस्पिशियस। अब काफी सारे हेल्पलाइन नंबर आप लोगों की तरफ से जारी किए जाते हैं, लेकिन वक्त पे मोबाइल में या तो पासवर्ड होता है, फिंगर लगा होता है, उस वक्त तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है। तो पहली बात तो हेल्पलाइन नंबर इतने इजी हो कि हम उसको किस तरीके से याद रह जाएं, पहला पॉइंट तो वो सर। और याद रहने के बाद कोई सिस्टम ऐसा हो कि वन टच, वन क्लिक में वो नंबर डायल हो जाए। हाउ इट्स के कॉमन नंबर तो ऐसा हो कि जहाँ पे लगे कि यहाँ इस महिला को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। उस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? अभी सरकार ने भी लगभग सारे जो हमारे बसेस हैं और जो कैब्स हैं उसमें पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। तो आप देखेंगे लगभग सारे सार्वजनिक संसाधनों में पैनिक बटन हुआ करेगा। जस्ट आप उसको प्रेस करेंगे तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। दूसरा, राजकॉप सिटीजन ऐप, उसको सभी लोग डाउनलोड करके रखें, मैं तो कहूंगा। उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं और उसमें भी आप नीड हेल्प का एक बटन है, तो उस ऐप के अंदर है। हाँ, तो उसको आपको मतलब किसी को नंबर मिलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आप नीड हेल्प को आप प्रेस करेंगे तो आपका नंबर और आपकी लोकेशन चली जाएगी कंट्रोल रूम में, और उससे आपको कंट्रोल रूम ट्रैक करके जहां भी आप होंगे वहां पे पहुंच जाएगी। अच्छा, इसमें सर मेरे को ऐसे दिमाग में आ रहा था कि क्या ऐसा एक वॉलपेपर होता है जो अक्सर लोग लगा के रखते हैं? वो वॉलपेपर के ऊपर आ जाएगा। हम जैसे कुछ नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, अगर पुलिस के लोगों के साथ, जिससे कि लगे कि ये वैलिड नंबर है, तो एक पोस्ट ऐसी तैयार करी जाए ताकि लोग उसको अपने क्योंकि वॉलपेपर अक्सर दिखती है तो नंबर कहीं ना कहीं दिमाग में सेट रहता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये आइडिया भी काफी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, ये भी रख सकते हैं, और जो नीड हेल्प बटन है उसको आप यूज करके देखें। हाँ, वो बहुत काम की चीज है। बीइंग आईपीएस ऑफिसर सर, आपने बहुत सारे केसेस डील किए हैं। कोई बहुत सेंसिटिव केस जिसमें आपको लगा होगा कि ये केस ने आपको हिला दिया,
या आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, या आपको गुस्सा भी बहुत आया हो? कोई ऐसा केस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? नहीं, ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि जब आप देखते हैं बहुत नज़दीक से तो आपको लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। अच्छा। बहुत सारे ऐसे, मतलब एक नहीं, ऐसे आई थिंक दर्जनों होंगे। मैं जब प्रोबेशनर था अजमेर में, अच्छा। एएसपी लग रहा था, एक महिला की हत्या हुई थी और उसके गले में चुन्नी से बांध करके उसको मार दिया गया था। तो हम लोग जब उस मौके पे गए सबसे पहले सूचना मिलने पे, तो वो महिला रोटी बना रही थी, उसके हाथ में आटा लगा हुआ था, रोटी पकी हुई रखी हुई थी और उसके 3 बच्चे थे और हस्बैंड। वो तीनों हॉस्पिटल गए हुए थे, बच्चे कोई चेक कराना था उनको, आई वगैरह, और हस्बैंड भी उसका हॉस्पिटल में ही काम करता था। पहला जो मेरा संदेह गया वो सारी चीज़ों को देखने के बाद उसके हस्बैंड पे गया। अच्छा। हाँ, अब ये बात अपने आप में थोड़ी अजीब थी, क्योंकि जब मैंने ये पता किया कि यार ये बच्चे इसके खुद के हैं, तो ये यहाँ साहब ये तीनों बच्चे इसी माँ के हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ और इनके खुद के बच्चे हैं। तो जहाँ पे इतना मतलब परिवार हो पूरा, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी पति पत्नी दोनों मिलके उठा रहे हैं, और वहाँ पति खुद अपने पत्नी की हत्या करा दे जी। ये बात विश्वास करने के लायक नहीं थी। लेकिन बाद में अनुसंधान में वही निकला कि उस पति ने ही इंश्योरेंस के पैसों के लालच में, और कोई इशू नहीं था, माय गॉड, कोई भी इशू नहीं था, जस्ट उसको जुआ खेलने की आदत थी, काफी उधार हो गया था, उसने अपनी पत्नी का इंश्योरेंस कराया प्लान्ड वे में, और उसके 6 महीने के बाद अपने ही एक दोस्त से अपनी पत्नी की हत्या करा दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अलवर का केस इंस्टाग्राम पे जो मैंने डाल रखा, आपने देखा होगा कि खुद माँ जो है वो अपने पति का, तो खैर कई बार हम देखते हैं कि करा देते हैं लोग, लेकिन साथ में खुद के बच्चे, बहुत उनका वो भी गला काट करके हत्या कराना, तो ये सब चीजें जरूर आपको परेशान करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और बाद में जब उनको जो सजा हम चाहते हैं अगर कई बार वो नहीं मिलती है तो बहुत तकलीफ होती है। एक कोई केस चल रहा हो, आपको सबको पता चल रहा है कि भाई ये मुजरिम है, हाँ। एक कॉल आता है और न्याय अपनी आंखें बंद कर लेता है या कानून बेबस हो जाता है। कॉल आता है, अगर हम बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर, जिसे हम पॉलिटिशियंस कह सकते हैं, या हम ऊपर के दबाव, या हम एक प्रेशर कह सकते हैं, कितना रहता है सर? नहीं, ये मैं बिल्कुल पूरी आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी आपराधिक घटना या जो पुलिस का प्रोफेशनल वर्क है उसमें कोई दबाव ऊपर से, उस ऊपर को आप जैसे भी डिफाइन करें, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इतना जरूर है कि चूंकि चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे सीनियर ऑफिसर्स हो, उनके पास भी बहुत सारे लोग जाके अपनी बात कहते हैं जी, और उनका एक वाजिब हक होता है कि वो उसकी बात को संबंधित तक पहुंचाए, और वो होना भी चाहिए। कई बार हमारे तक सीधे बात नहीं आ पाती है कि भाई आप ये तफ्तीश तो कर रहे हो, लेकिन आपने शायद ये 2 पॉइंट मिस कर दिए हैं जो कि ये व्यक्ति बता रहा है, आप इसको भी सुनिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वो बहुत डिजायर्ड है। हाँ? और वो एक माध्यम है जनता के कष्टों को दूर करने का। और जरूरी नहीं कि जो लोग जाकर के अपनी बात बता रहे हैं सच ही बोल रहे हो, लेकिन जिसके पास जो बात आई है वो आपके तक पहुंचा देता है। फाइनली जजमेंट आपका होता है, ऐसा कभी कोई प्रेशर नहीं होता कि आप उसके लिए गलत करो। अगर हम बड़े बड़े सरगनाओं की बातें करते हैं, जैसे इनका भी प्रेशर रहता है, धमकी रहती है कभी किसी विषय में, क्योंकि ये लोग यहाँ के तो होते नहीं है सर, हमारे देश के नहीं होते हैं, या हमारे देश के भी होते हैं तो ये बाहर के देशों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो क्या कभी इनसे भी किस तरह से इनको ट्रैप किया जाए, किस तरह से ये लोग थ्रेट्स देते हैं, कैसे हमारे भारत देश की कानून की प्रणाली को ये लोग इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, जो भी अपराधी तत्व है जो कि जब ज़्यादा ताकतवर अपने आप को समझने लगते हैं या होने लगते हैं, और कई बार जब हमारे देश की सीमाओं के बाहर होते हैं, तो ज़रूर उनको पकड़ना भी मुश्किल होता है। असंभव तो नहीं होता, बट मुश्किल बढ़ जाता है थोड़ा सा। लेकिन धमकियां तो, या थ्रेट्स या रिस्क, ये पुलिस की नौकरी का पार्ट है। मैं मानता हूँ जब आप चयन करते हो, चाहे वो हमारे बीट कांस्टेबल्स हों, बीट ऑफिसर्स हों, थाने में काम करने वाले सभी लोग हों, चाहे वो डीजी साहब तक हों, सबके पास
एक रिस्क फैक्टर तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि आप डील जिनसे कर रहे हो उनमें एक पक्ष है जिसको आपको न्याय दिलाना है, लेकिन दूसरा पक्ष तो अपराधी है। हाँ। तो उसके साथ जब आप डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उसका आपके प्रति रोष, गुस्सा, धमकी आपके परिवार वालों के प्रति भी होता है कई बार, और कई बार वो धमकी भरी चिट्ठियां भी आएंगी आपके पास, कुछ मैसेजेस भी आएंगे आपके पास। लेकिन ये इनहेरेंट रिस्क है इस जॉब का। जॉब आप चुनते हो, आज एज ए पत्रकार आप अपना जॉब चुनते हो तो आप लोग कितनी मुश्किल से कहाँ पहुंच जाते हो, दिन में रात में सारे खतरे उठा के। उसी तरीके से पुलिस के नौकरी का एक पार्ट एंड पार्सल है जो कि बहुत ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करता। अच्छा, ठीक है सर। अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है कि क्राइम बहुत तरीके के रूप बदल रहा है। जैसे हमने बात करी ये जो वेब है 2.0, इसमें ये हो रहा है कि क्राइम आपके साथ चल रहा है, बिकॉज मोबाइल 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो एक तरीके से कहते हैं कि हम तो क्राइम के साथ ही चल रहे हैं और कब इसका हम शिकार हो जाए हमें पता नहीं है। तो क्या हमारी जो पुलिस प्रणाली के पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे संसाधन हैं, क्या वो इतने प्रभावी हैं कि क्राइम से एक कदम हम आगे रह सकें, या क्राइम हमसे एक कदम आगे रह जाता है हमेशा? नहीं, एक्चुअल में जिस बात साइबर क्राइम की हम बात कर रहे हैं जी, ये एक नया तरह का क्राइम है, एक उभरता हुआ क्राइम है, और जितने रूप बदल करके ये हमारे सामने आ रहा है इतनी शायद हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी जी। और जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है ना, इसकी स्पीड जबरदस्त है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलता है कि जो आप वीडियो कॉल देख रहे हो वो आपके भाई का वीडियो कॉल है, जो आप आवाज सुन रहे हो आपकी बहन की आवाज है। चूंकि सारी चीजें आज के टाइम में चेंज होना पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो ये नो डाउट बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद अभी तक उतने हम लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन बहुत तेजी से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हों, चाहे हमारे पुलिस की योजनाएं हों, अगर आप देखें तो एक साथ सारे जिलों में साइबर क्राइम थाना खुला। तो इस चुनौती को देखते हुए ही खुला। एक बार इतने सारे थाने कहाँ खुलते हैं, लेकिन ये खुला चूंकि उस बड़ी चुनौती को देखा गया और उससे निपटने के बारे में सोचा गया। और अभी R4C बनाने की तैयारी चल रही है। राजस्थान के साइबर क्राइम को जिस तरीके से टैकल करने के लिए सेंटर में I4C है, उसी तर्ज पे R4C बनने की बात चल रही है। तो कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अब हम क्रिमिनल से आगे रहें, लेकिन ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, मैं कहूँगा। अभी एक चुनौती का समय है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी राजस्थान पुलिस इससे आगे निकल जाएगी। आई थिंक उसका एक वजह ये भी होती है कि सर इनके पास 24 घंटे एक ही काम होता है। हाँ, लेकिन पुलिस के पास 24 घंटे में अनेक काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको ये भी देखना है, उनको समाज की व्यवस्था भी देखनी है, क्योंकि हर चीज के लिए लोग पुलिस 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 करते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, और जो क्रिमिनल होता है उसके पास 24 घंटे सिर्फ एक ही काम होता है कि क्राइम को कैसे किस किस रूप में हम कर सकते हैं। सर, अभी बलात्कार के लेटेस्ट केसेस भी आपने सुने होंगे, बहुत बढ़ रहे हैं, और केसेस मीडिया पे इतने हाईलाइट हो रहे हैं जी। हर तरीके से उनके खिलाफ आवाज भी उठती है, धरना प्रदर्शन सब कुछ हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद एक केस और हो जाता है। क्यों ये नहीं रुक रहा सर? कितना पेनफुल होता है। हाँ, नहीं, नो डाउट बहुत पेनफुल होता है ये। और इसमें समाज अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ के लिए पुलिस कोई हम जिम्मेदार ठहराए, प्रशासन को ठहराए। तो इसमें जो आम नागरिक है, जो इसमें और महिलाएं हैं, लोग हैं जो उस क्षेत्र के, कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं? कैसे हम रोक सकते हैं सर इस चीज़ को? नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही, और मैं मानता हूँ कि हमें ज़रूर इसके लिए काम करना चाहिए। जितना सख्त कानून हमारे देश में बना हुआ है, चाहे वो पॉक्सो से रिलेटेड हो, चाहे वो दुष्कर्म से रिलेटेड हो, आपको मतलब दुनिया में जितने कानून हैं उसमें से बहुत सबसे सख्त कानूनों में से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के कानून बने हुए हैं। तो प्रयासों में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा समय इसको अगर दूसरे नज़रिए से भी देखें तो मुझे ये लगता है कि हम लोग महिला सुरक्षा की भी बात करते हैं, अपनी बच्चियों को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किस तरीके से उनको ध्यान रखना चाहिए। बट जो घर के अंदर अगर हम पूरा फोकस एक बार अपने बच्चों पे, मतलब लड़कों के ऊपर करें, कि उनको ये बताएं कि आप अगर कोई भी ऐसी हरकत करते हो जिससे कोई लड़की डिस्कम्फर्ट में जाती है, या आप उसके साथ कोई गलत हरकत करते हो, तो अगर उसकी माँ ये बोले कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, अगर कोई इस तरह की चीज़ मेरे साथ होगी तो तुम कैसा फील करोगे? या उसकी जो सिस्टर है, अगर वो उसको ये समझाए कि भाई हम बाहर जाते हैं और अगर कोई हमें थोड़ा भी गलत तरीके से टच करता है या मिसबिहेव करता है तो हम कैसा फील करते हैं, और अगर वो चीज़ वो लड़का फील करना शुरू कर दे
जो वो अपनी मम्मी के लिए फील करता है, अपनी बहन के लिए फील करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई युवक, कोई लड़का, कोई व्यक्ति बाहर जाकर के इस तरह का कृत्य करने के बारे में सोचेगा। आपको ऐसा नहीं लगता सर इस विषय पे बात ही नहीं करी जाती है? खूब बात करनी चाहिए। करी नहीं जाती है। हाँ। परिवारों में आपस में बैठते हैं, मतलब लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि अरे ये मतलब कैसे क्या एक भाई अपनी बहन से या बहन अपनी भाई से हाँ। किस तरह से बोले कि मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ, मुझे है। बाहर लोग इस नजर से देखते हैं। बिल्कुल। तो कहीं क्या एक एजुकेशन में ऐसा बदलाव जरूरी है सर कि इस चीज के लिए बहुत ओपनली बात करी जाए, अब समझाया जाए, बताया जाए कि कितना स्कूल्स के टाइम से ही क्राइम शुरू हो जाता है, वहाँ पे ड्रग्स मिलने लग जाती है, बच्चे ड्रग्स का शिकार होने लग जाते हैं, ड्रग्स उन्हें डेली चाहिए, उनको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा कहाँ से? मिलेगा तो कब, जब वो क्राइम करना शुरू कर देंगे। तो कहाँ से ये चीज चल रही है सर? किस तरह से इस चीज को रोका जा सकता है? कहाँ पे आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं? क्या बेस्ट चीजें होनी चाहिए? करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, उसमें मीडिया का भी अपना रोल है, पुलिस का भी अपना रोल है। लेकिन जहाँ से अभी हमने बात शुरू की थी कि जब तक घर के अंदर बात नहीं होगी इन चीज़ों को लेकर के कि हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। साइबर क्राइम की भी हम बात कर रहे थे। अगर बच्चे खुल के अपने दादा दादी से, नाना नानी से, अपने पापा मम्मी से साइबर क्राइम के ऊपर में बात करें, चूँकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो युवाओं को पता है, चूँकि युवा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, युवा को विभिन्न माध्यमों से पता है कैसे कैसे साइबर क्राइम हो रहा है। लेकिन 50+ लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनको कुछ नहीं पता। डिजिटल अरेस्ट की इतनी खबरें छपती हैं, लेकिन अभी भी जो 60 साल के 65 साल के बुजुर्ग है डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे करके उसमें आ रहे हैं, उनका सेक्सटॉर्शन हो रहा है। तो उसका कारण ये है कि जब तक हमारे बच्चे बैठ के बात नहीं रहे, दादाजी इस तरह की चीज हो रही है, ये आप देखो या आप पढ़ो, है ना, जो चीजें आ रही हैं, तो घर में खुल करके अगर हम बात करने लगेंगे इन विषयों पे, चाहे वो महिलाओं के प्रति के अपराध हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे ड्रग्स हो, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है फैमिली के ऊपर। ड्रग्स में जो बच्चे शिकार हो रहे हैं, अगर आप उनके परिवारों को देखेंगे, बहुत अच्छे घर के परिवार के बच्चे हैं और माता पिता की इतनी दयनीय स्थिति हो जाती है। अगर इस चीज़ को लेकर थोड़े सेंसिटिव बच्चे पहले हो जाएं कि यार अगर हमने ऐसा कुछ भी गलत कर दिया तो मेरे पिताजी का क्या होगा, मम्मी का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे अक्सर डीपी लगाई जाती है, पिक्चर्स अपलोड करी जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप किस हद तक अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करें और कितना खतरनाक ही हो सकता है? अगर आप बताएं तो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चा 2 साल 2.5 साल का बच्चा आज स्कूल गया, फोटो क्लिक करी बड़ी प्यारी सी और अपलोड कर दी कि आज मेरे बच्चे का पहला दिन। अगर आप कहेंगे तो शायद उनको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। नहीं, बिल्कुल, सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, और जितना ये काम की चीज़ है, जितने सारे इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से हमारे तक पहुंचते हैं, हमारी बात दूसरों तक पहुंचती है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का हमें पता चलता रहता है, नई नई जो डेवलपमेंट्स है उसका पता चलता रहता है, वहीं इसके खतरे भी बहुत सारे हैं। और खतरा उसमें वही है, सबसे बड़ा तो निजता का खतरा है, जो आप बता रही थी कि आपने कोई चीज़ शेयर की है और वो चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगी, उसको किस फॉर्म में लोग यूज़ करेंगे, उसको कैसे मुआफ़ करके यूज़ करेंगे, आपको पता नहीं है। तो ये खतरा, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकता है कि आपने एक फ़ोटो डाली नॉर्मल, उसको डिस्टॉर्ट करके दूसरी फ़ोटो बना दी, उस पर कुछ और लिख दिया। कई बार तो मोबाइल नंबर उसके ऊपर डाल करके और वो शेयर कर देते हैं कि भाई ये आप इससे बात कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारे इंसिडेंट्स आई हैं कि किसी लड़की का कहीं से फ़ोटो डाउनलोड किया, नंबर पता चल गया, तो नंबर उसके ऊपर पेस्ट किया और उसको आपने अपलोड कर दिया। एक क्वेश्चन तो बनता है फिर जी, तो राजस्थान की थाने कौन सी जो रेसिपी है या भोजन है थाना घणो चोखो लागे? नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा पूरे घर में पसंद करते हैं वो दाल बाटी। संडे या सैटरडे को एक दिन दाल बाटी। हाँ, क्या बात है, चूरमा तो नहीं, बट दाल बाटी तो हमेशा खाते हैं। थैंक यू सो मच, एंड Thank थैंक यू you, सो thank मच you very सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।